संसद में अब 816 सीटें हो जाएंगी टोटल, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कि अगर ये बिल लागू हो गया तो संसद परगटी महिलाओं से भर जाएगा और देश की ग्रामीण महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में भी दो खेमे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। संसद में महिला आरक्षण फिर चर्चा में है। वही महिला आरक्षण बिल जिसके बारे में कभी शरद यादव ने कहा था कि ये परकटी महिलाओं मतलब छोटे बाल वाली महिलाओं के लिए आ रहा है और इससे ग्रामीण महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसे कहते हुए उन्होंने सदन में बिल भी फाड़ डाला था। लेकिन मोदी सरकार के बारे में चर्चा है कि जल्द ही संसद में इस बारे में फिर से प्रस्ताव आ सकता है और 2029 से पहले सरकार इसे लागू कर सकती है। यानी कि संसद में अब 816 सीटें हो जाएंगी टोटल, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यानी कि हर तीसरी सीट पर एक महिला सांसद होगी। ये जल्द ही प्रस्ताव हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह इसके लिए तमाम पार्टियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अभी इसकी चर्चा क्यों उठी, जबकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि महिला आरक्षण विधेयक का नाम है, उसे 2023 में सदनों में पारित करा लिया गया था। उस समय ये कहा गया था कि 2011 के बाद से अब तक जनगणना नहीं हो पाई थी, तो कहा गया था कि नए जनगणना के आधार पर फिर से लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा और उसके आधार पर महिला आरक्षण तय किया जाएगा। हमारी चर्चा कुछ अलग है। हमारी चर्चा ये है कि महिला आरक्षण बिल का इतिहास क्या रहा है। 1996 से ही महिला आरक्षण बिल पर चर्चा शुरू हुई। तब देवगौड़ा की सरकार हुआ करती थी और इसे तब के कानून मंत्री ने सदन में पेश करने की कोशिश की। तब इसका ओबीसी राजनीति करने वाले धुरंधरों ने, जिनमें से मुलायम सिंह की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और संसद में सबसे मुखर विरोधी रहे महिला आरक्षण विधेयक के शरद यादव ने इसका जोरदार विरोध किया। शरद यादव ने तो इसका विरोध करते हुए 1997 के अपने एक भाषण में तो ये भी कह डाला था कि अगर ये बिल लागू हो गया तो संसद परकटी महिलाओं से भर जाएगा और देश की ग्रामीण महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। कौन कहता है महिला रिजर्वेशन? हम कहते हैं 100% करो, लेकिन भारत की हकीकत को छोड़ के करोगे। हिंदुस्तान की मां आजाद हो सकती है, हिंदुस्तान की सब बीमारी मिट सकती है। तोड़ो जाति को, हम सारे रिजर्वेशन वापस करेंगे। जाति तोड़ो, जाति बंधन करके मुट्ठी भर लोग इस देश को हजारों बरस से चला रहे हैं। इस लोकतंत्र में हम लोग यहाँ कुछ संख्या में आ गए। आपके दिल और दर्द में दर्द है, हो सकता है आपके मन में ना हो, लेकिन मैं कहता हूं सुकरात अकेला बढ़ गया जहर खाकर। हम जहर खा के सदन में मर जाएंगे, लेकिन सच यह है कि हिंदुस्तान के 90-95% लोगों को गला काट कर ये महिला रिजर्वेशन लाना चाहिए। ओबीसी राजनीति और महिला आरक्षण विधेयक को लेकर अगर हम इसके कालक्रम पर चर्चा करें तो पाएंगे कि ओबीसी राजनीति का महिला आरक्षण विधेयक से विरोध पुराना रहा है। ये विरोध क्या रहा है? वो सीधा सीधा इस विधेयक का विरोध नहीं करते हैं। उनका कहना है कि इस बिल में 33% सीटें महिलाओं के लिए बढ़ाई जाएं, उसमें पिछड़ी वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाए। चूँकि संसद में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है उसमें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए तो संसदों का रिजर्वेशन है, लेकिन चूँकि ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान पिछड़े वर्ग के लिए नहीं है, इसलिए इसमें एक तकनीकी बाधा है। लेकिन हम इसकी राजनीति की बात करेंगे। 1996, 1997 में फिर देवगौड़ा सरकार के समय इसकी कोशिश हुई। उसके बाद 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनी, तब से लेकर 2004 तक कई बार इसे लेकर सदन में इसे पेश करने की कोशिश हुई और इसका जोरदार विरोध हुआ। जोरदार विरोध करने वाले जो उत्तर भारत के, खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के नेताओं में मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और शरद यादव की तिकड़ी इसका सबसे प्रमुख विरोध करती थी। ये महिला आरक्षण के विरोधी समाजवादी पार्टी नहीं है और भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। सवाल इतना है कि वर्तमान जो विधेयक का स्वरूप है उसके चलते हिंदुस्तान के जनप्रतिनिधि और जनता का संबंध खत्म हो जाएगा। रोटेशन के अनुसार अगर ये आरक्षण लागू होता है तो जनप्रतिनिधि और जनता का जो गहरा रिश्ता है उस रिश्ते को खत्म किया जाएगा। 2010 में आ जाइए, अब इसमें यूपीए सरकार थी, फिर से महिला आरक्षण बिल लाया गया। कांग्रेस और बीजेपी इस पर लगभग सहमत थे, कम्युनिस्ट पार्टियां इस पर सहमत थी। स्थिति यह आई कि राज्यसभा में
इसे लाया गया और राज्यसभा में यूपीए सरकार ने इसे पास भी करा लिया है। उस समय 187 लोग मौजूद थे राज्यसभा में, जिनमें से 186 ने इसके समर्थन में मत किया, एक ने केवल विपक्ष में वोट किया। लेकिन जब इसे लोकसभा में लाने की बारी आई तब फिर शरद यादव, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव, यूपीए की तब तत्कालीन सरकार चल भी इनके समर्थन से रही थी, उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और फिर इसे ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। और तब से लटका हुआ ये बिल अभी फिर जब 2023 में मोदी सरकार इसे लाई तब ये चर्चा में आया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जिस आधार पर इस बिल का विरोध किया जा रहा था, तो 2023 में जब ये बिल पास हो रहा था तब समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल ने उसका वैसा तीखा विरोध क्यों नहीं किया? दोनों सदनों में आराम से ये बिल पास हो गया। क्या इसको लेकर सोशल जस्टिस करने वाली पिछड़ावादी पार्टियों की रणनीति कुछ बदल चुकी है या इसके कुछ और कारण थे? राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था तब ये कहा गया था, सरकार की तरफ से बिल में भी ये प्रावधान थे कि इसे अगली जनगणना के बाद, परिसीमन के बाद किया जाएगा। और तब ये माना गया कि 2029 और हो सकता है उसके बाद ये कब लागू हो तब इसे देखा जाएगा, और अभी फिलहाल इस बिल का विरोध करके महिला विरोधी होने का ठप्पा क्यों लगवाया जाए। लेकिन अब जब मोदी सरकार नए सिरे से इसको लाने की तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले तो इसे हर हाल में लाया जाएगा और इस बिल में अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षण होगा, लेकिन पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। अब इसमें सपा और राजद क्या करेंगे? अखिलेश यादव के पिछले बयान को याद करते हैं। जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात चल रही थी तब उन्होंने एक मिली जुली बात कही थी। उन्होंने कहा था कि महिलाओं का ये बिल आना चाहिए, लेकिन पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक आदिवासी समाज की महिलाओं का भी इसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने इशारा किया था कि पिछड़ी महिलाओं के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। लेकिन इसे एक बात कहेंगे, कोई वैसा राजनीतिक विरोध या संसदीय राजनीति में अखिलेश वैसा विरोध नहीं हुआ। राजद ने भी, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किए थे और उन्होंने कहा था कि पिछड़ा वर्ग एक लड़ाका वर्ग है और वो अपना हक लेके ही रहेगा, उसकी महिलाएं अपना हक लेके ही रहेंगी। तो महिला आरक्षण विधेयक और पिछड़ी राजनीति, इसको लेकर बहुत पेंच हैं। शरद यादव, मुलायम सिंह और लालू प्रसाद यादव की तिकड़ी ने इसका जोरदार विरोध किया था। शरद यादव के भाषण वायरल हुए थे पिछली बार भी जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आ रहा था, और उनका मानना था कि ये आने से परकटी महिलाएं, मॉडर्न महिलाएं संसद में ज़्यादा आ जाएंगी। वो कहते थे कि इससे ब्यूरोक्रेट्स और सांसदों की पत्नियां राजनीति में आ जाएंगी और असली महिला को उसकी हकदारी नहीं मिलेगी। हालांकि सदन में जो वो भाषा बोलते थे ये तीनों नेता, ऐसा लगता था कि वो बहुत महिलाओं की चिंता के बजाय थोड़ी पुरुषवादी है और पिछड़ा राजनीति की चिंता ज़्यादा कर रही है। लेकिन अब जब ये बिल आएगा तो अब जो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का, शरद यादव तो भी इस दुनिया में नहीं है, उनका रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या वो इस बिल का पुरजोर विरोध करेंगे? 2023 में उन्होंने इस पर वैसी आक्रामकता क्यों नहीं दिखाई? इसकी वजह थी कि ये तो अभी शायद ठंडे बस्ते में ही है और मोदी सरकार ने इसे प्रतीकात्मक तौर पर पास भर करा लिया है। लेकिन अब तो इसके अमल पर आने का काम हो गया है। अब समाजवादी पार्टी क्या इसको लेकर थोड़ा आक्रामक रुख अपनाएगी? समाजवादी पार्टी से ज़्यादा आक्रामक रुख की उम्मीद इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव अगले ही साल हैं और इस मसले के बहाने। लेकिन तब से राजनीति बहुत बदल चुकी है। कांग्रेस हमेशा महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में रही। पिछली बार भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल का समर्थन किया, लेकिन बोलते हुए ये कहा था कि इसमें पिछड़ी महिलाओं के लिए भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस तो एक समय जाति जनगणना के मसले को टालती रहती थी। राहुल गांधी फिलहाल जाति जनगणना के समर्थक हैं और उन्होंने पूरी राजनीति का रुख पिछड़ावादी है। तो क्या फिर कांग्रेस भी इसमें, अब जब ये बिल अमल के स्तर पर उतरने वाला है, तो क्या कांग्रेस भी इस बिल का विरोध ये कह के कर सकती है कि इसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं का आरक्षण भी होना चाहिए? महिला आरक्षण विधेयक में पिछड़े वर्ग की महिलाओं के आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी दो खेमे हैं। अगर महिला आरक्षण के इतिहास पर जाएंगे तो उमा भारती हमेशा से इस आरक्षण कोटे के भीतर कोटे की मांग करती रही हैं। वो भी कहती रही हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा और तो फिर संसद में 33% सीटें जो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी उन्हें नौकरशाह और पूर्व राजनीतिज्ञों की पत्नियां खा जाएंगी। उन्होंने हमेशा पहले भी, जब देवगौड़ा अटल सरकार के समय आए तब भी अपने इस रुख को रखा था और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद भी उन्होंने ऐसे ट्वीट किए थे कि मैं इसका स्वागत करती हूँ, लेकिन
पिछड़ी महिलाओं को भी इसमें हक देना चाहिए और उनके लिए भी एक आरक्षण का कोटे के भीतर कोटे का प्रावधान करना चाहिए। आलाकमान के डर से और बहुत सारे पिछड़े नेता और महिलाओं के नेता नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो भी इस रुख के समर्थक हैं और उन्हें भी ये चिंता है कि अगर ये आरक्षण बगैर पिछड़ी महिलाओं के लागू हुआ तो पिछड़ों का नुकसान हो सकता है राजनीति में। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल तो पिछड़े आंदोलन से निकली पार्टियां हैं। तेजस्वी का रुख थोड़ा ज़्यादा अखिलेश के मुकाबले आक्रामक रहता है, लेकिन अखिलेश का रुख मायने रखता है। राजनीतिक विश्लेषक भी ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर ये पार्टियां इसका विरोध करेंगी, ये कह के कि इसके प्रावधानों में महिलाओं को, पिछड़ी महिलाओं के लिए भी 33% आरक्षण का प्रावधान किया जाए। एक तो ये बात इस आधार पर कही जाएगी कि महिला आरक्षण में पिछड़ी महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिले। दूसरी इस बात से ये भी होगी कि पिछड़ी राजनीति, महिला और पुरुष, जब इस मुहावरे का इस्तेमाल इस तरह से किया जाएगा कि महिला आरक्षण के बहाने पिछड़ों का हक मारा जा रहा है, तो शायद ये असर थोड़ा पिछड़ा वर्ग में भी करे। लेकिन अब ये राजनीति कितना असर करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने खुद जो पिछड़ों और अति पिछड़ों में एक तरह का आधार साबित किया है। एक समय याद करिए जब 96-97 में ये बिल, महिला आरक्षण बिल आ रहा था, तो पिछड़ी राजनीति के एक और बड़े चेहरे नीतीश कुमार भी इसके विरोध में थे और वो भी ये कहते थे कि इसमें पिछड़ी महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन बाद में नीतीश का रुख बदल गया और उन्होंने वाजपेयी सरकार के समय हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी खुद इस समय पिछड़ों और अति पिछड़ों के एक बड़े वर्ग का वोट उसे मिलता है, उसके पास बड़े बड़े नेता हैं और अब अगर समाज, सपा और राजद इस मसले को उठाते हैं तो वो कितनी प्रमुखता से उठा पाएंगे और चुनावी राजनीति में ये कितना असर करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी बिल के आने का इंतज़ार कीजिए और उसके होने वाली राजनीति का इंतज़ार कीजिए। बाकी ये बात भी सही है, भारत की अगर जटिल संरचना के क्रम में देखें तो भारत की संसद में फिलहाल महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 15% है लोकसभा में, और राज्यसभा में तो उससे भी थोड़ा कम 14% है। पिछड़ों का हक एक बात है और महिलाओं का हक, महिलाएं शायद सभी वर्गों की पिछड़ी हुई हैं। ऐसे में राजनीतिक बहस और राजनीतिक विमर्श तो चलते रहते हैं, लेकिन ये एक अच्छी पहल होगी कि संसद में, विधानसभाओं में महिलाएं बढ़ें और जेन्युइन योग्य महिला उम्मीदवार बढ़ेंगी तो इसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो पिछड़े की राजनीति, इस पर क्या रुख लेगी, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। कांग्रेस इस पर क्या रुख लेगी, ये भी निर्भर करता है। लेकिन कहीं इस राजनीति में फिर ये बिल दब कर न रह जाए, ये कोशिश होनी चाहिए और सारी बातचीतों के साथ महिला आरक्षण विधेयक और संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।